16 जुलाई 1969 कैप केनेडी स्टेशन अमेरिका से अपोलो 11 ने चांद पर जाने के लिए उड़ान भरी। इस यान में 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस सवार थे। यह यान 10 मिनट में पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। ऑर्बिट के 1.5 चक्कर लगाने के बाद इन्हें मिशन कंट्रोल से ट्रांस लूनार इंजेक्शन करने की परमिशन मिल जाती है। मतलब अब ये पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट की तरफ जा सकते हैं। ये तीनों एस्ट्रोनॉट इतिहास रचने के लिए कई दिनों तक अपने यान में बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं चंद्रमा के ऑर्बिट तक पहुंचने का। 19 जुलाई 1969 लगभग 4 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद इनका यान चांद के ऑर्बिट में एंटर करता है। अब इनके यान को 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया जाता है। एक कमांड मॉड्यूल होता है और दूसरा लूनार मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कॉलिंस और इस मॉड्यूल का निकनेम दिया गया कोलंबिया। और लूनार मॉड्यूल में बैठे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। इनके मॉड्यूल का निकनेम था ईगल। कमांड मॉड्यूल को इसलिए बनाया गया था कि वो वापस से लूनार को चांद के ऑर्बिट से पृथ्वी के ऑर्बिट में ला सके। इसलिए कमांड मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में ही घूम रहा था, जबकि लूनार मॉड्यूल धीरे धीरे चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था। तभी 8:10 पर लूनार मॉड्यूल में एक सेफ्टी अलार्म बजने लगता है, 1201 अलार्म। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री इस अलार्म का मतलब नहीं समझ पाते और मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट करके 1201 के बारे में पूछते हैं। मिशन कंट्रोल का जवाब आता है, इसे इग्नोर करो और आगे चलते रहो। बाद में इन एस्ट्रोनॉट्स को पता चलता है कि 1201 अलार्म एक वार्निंग थी कि अपोलो यान का गाइडेंस कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। लेकिन इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि ओवरलोड होने के बाद भी ये महत्वपूर्ण काम करता रहेगा। इस मिशन को लॉन्च करने से पहले मिशन कंट्रोल ने कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोग्राम डाल रखा था कि लूनार चांद के सरफेस पर किस जगह लैंड करेगा। अब लूनार चांद के सरफेस पर 200 मीटर की ऊंचाई पर था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग देखते हैं जिस जगह लूनार को लैंड करना था वहां बड़े बड़े पत्थर थे। ऐसे में नील आर्मस्ट्रॉन्ग मिशन कंट्रोल से बात करके एक्चुअल लैंडिंग स्पॉट से 4 मील दूर लैंडिंग की जगह डिसाइड करते हैं। 8:16 पर फ्यूल इंडिकेटर बजने लगता है। बज एल्ड्रिन देखते हैं कि 5% फ्यूल बचा है। ऐसे में लूनार को लैंड करना बहुत रिस्की था, लेकिन फिर भी ये एस्ट्रोनॉट रिस्क लेकर चांद पर लूनार को लैंड करवा देते हैं। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद से धरती पर एक रेडियो मैसेज भेजते हैं कि ईगल सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर चुका है। ये सुनते ही नासा के सभी वैज्ञानिक तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि नासा की सफलता का ये सबसे बड़ा कदम था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना स्पेस सूट तैयार करते हैं और ईगल से बाहर निकलकर चांद पर अपना कदम रखते हैं और कहते हैं, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। एक टीवी कैमरे द्वारा ये पूरा दृश्य रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिसे पृथ्वी पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने के कुछ देर बाद बज एल्ड्रिन ने भी चांद पर अपना कदम रखा। ये दोनों चांद पर अपने फोटोज खींचते हैं, वहाँ की मिट्टी और पत्थर के सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये 23 किलो पत्थर और मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करते हैं और चांद पर कई साइंटिफिक डिवाइस इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे वाइंड का पता लगाकर चांद और पृथ्वी की दूरी की एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता लगा सके। वहाँ की हवा, वातावरण, भूकंप आदि का भी पता लगाने के लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स चांद पर इंस्टॉल कर देते हैं और साथ में अमेरिका का झंडा गाड़ देते हैं। ईगल को चांद पर 21 घंटे रहना था। इसके बाद इसे वापस से चांद के ऑर्बिट में जाकर कोलंबिया से अटैच होना था, जिससे वो पृथ्वी पर वापस आ सके। जैसे ही वो ईगल में अंदर जाते हैं और इंजन स्टार्ट करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इंजन का स्विच कब का ही टूट गया था। इसके सॉल्यूशन के लिए वो मिशन कंट्रोल से संपर्क करते हैं। तभी बज एल्ड्रिन एक बॉल पेन का इस्तेमाल करके स्विच को सही करते हैं और इंजन स्टार्ट करके चांद के ऑर्बिट में जाके कमांड मॉड्यूल से रीअटैच हो जाते हैं और पृथ्वी की तरफ वापस आते हैं और प्रशांत महासागर में लैंड करते हैं। अब इन्हें रेस्क्यू शिप द्वारा इवैक्यूएट कर लिया जाता है और इन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन कर दिया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों को डर होता है कि कहीं चांद से कोई ऐसा वायरस नहीं आ जाए इनके साथ जो पृथ्वी पर तबाही मचा दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह इंसानों ने चांद पर अपने कदम रखे थे। जय हिंद, जय भारत।